गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 18 नवंबर और आज हम लोग एडुटेरिया बिहार स्पेशल के अंतर्गत देखेंगे बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ज्योग्राफी के अंतर्गत और इससे प्रश्न जो है पूछे भी गए हैं विगत वर्षों में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी भी पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जलवायु है क्या। तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये औसत दिशाएं जो है दीर्घकालिक मौसम, तो ये कितना हो सकता है, तो ये जो है 30 से 35 वर्ष जो है ये एवरेज ऑन एन एवरेज देखा जाता है कि 30 से 35 है। जबकि हम जब मौसम की बात करें तो मौसम जो है एक दिन से एक सप्ताह का जो है एक सप्ताह के समय को जो है हम मौसम को रूप में इंडिकेट करते हैं। तो आपको ये पता हो गया कि बिहार की जलवायु क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार क्षेत्र की जलवायु को कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। उन कारकों में पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति। इस अक्षांशीय स्थिति को बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा भौतिक कारक के रूप में। तो जब आप देखेंगे बिहार को भारत में, आप मान लीजिए ये भारत का जो है मैप है, तो बिहार जो है आपको इस क्षेत्र में पूर्वी या पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। और ये जो है अक्षांश की बात करें तो ये उत्तरी जो है उत्तरी गोलार्ध में पूरा का पूरा भारत पड़ता है और बिहार कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। और कर्क रेखा जो है वो रांची के पास से झारखंड से गुजरती है और बिहार उससे ऊपर पड़ता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो अक्षांशीय स्थिति है वो कर्क रेखा से जो है उत्तर है, लेकिन कर्क रेखा के निकटतम है। तो इसलिए भी जो है बिहार की जलवायु डिफरेंट हो जाती है दक्षिण भारत की जलवायु से, या आप कहें झारखंड की जलवायु से। और ये प्रभावित भी करती है, कर्क रेखा जो है ये प्रभावित भी करती है इसके जलवायु को, बिहार की जलवायु को। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति। आपको जैसा कि कल भी बता चुके हैं कि बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र और पश्चिमी चंपारण से जब आगे बढ़ेंगे सीतामढ़ी दरभंगा साइड, तो इस साइड जो है हिमालय की कुछ अंश आपको देखने को मिलता है कंकरीली भूमि के रूप में। और साथ ही साथ हिमालय यहाँ से बिहार से बहुत ही निकट है। इस निकटता के कारण जो है जो दक्षिण आपको रूस, जिसको कि हम साइबेरिया क्षेत्र बोलते हैं, साइबेरियन क्षेत्र और चीन से आने वाली जो सर्द हवा है उसको हिमालय रोक लेती है और बिहार जो है इससे प्रभावित नहीं होता है और बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है बिहार में। ये है पर्वतीय हिमालय की पर्वतीय स्थिति के कारण ये स्थिति होती है। वहीं बंगाल की खाड़ी से दूरी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से दूरी के कारण भी जो है बिहार में प्रभाव पड़ता है। अगर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठता है तो इस चक्रवात का जो है प्रभाव कम पड़ता है, लेकिन कुछ फसलों के लिए जो है ये योगदान देता है, तो ये भी प्रभावित करता है इसकी जलवायु को। वहीं उच्चावच जो है वो भी, उच्चावच दैट मीन्स उसकी क्या स्थिति है ऊंचाई के अनुसार, तो ये भी प्रभावित करता है। उसके बाद मानसून का प्रभाव जो है, मानसून आपको पता होगा कि बिहार में जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून प्रभावित करती है, जबकि अरब सागर की खाड़ी ये से आने वाली मानसून बिहार तक पहुंच भी नहीं पाती है। तो ये मानसून भी प्रभावित करता है। और ग्रीष्म हवाओं के अंतर्गत आप लोग नॉर्वेस्टर का नाम सुने होंगे, जो कि वेस्टर जो कि गंगा
के मैदानी भाग में जो है गंगा के साथ साथ ये बहती है और ये हवाएं भी प्रभावित करती है बिहार को। तो ये जितने भी तथ्य हैं ये सारे के सारे जलवायु के विभिन्न कारक जो कि प्रभावित करते हैं बिहार को। अब बिहार को की भौगोलिक दशाओं के अंतर के कारण भूगोलवेताओं ने इसके जलवायु को अलग अलग प्रकार से बांटा है। उसमें आप देखेंगे कोपेन का जो है इससे संबंधित पूछा भी गया है कि कोपेन ने उत्तरी बिहार को कौन से संकेतक के रूप में जो है इंडिकेट किया है भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत जलवायु को। तो सी कैपिटल में, डब्ल्यू स्मॉल में, जी स्मॉल में, CWG। और इस CWG को जो है अगर आप शब्दों में बोलें तो इसको जो है शुष्क, शीतोष्ण के रूप में जाना जाता है। वहीं कोपेन ने दक्षिणी बिहार को AW ए कैपिटल में, W स्मॉल में अर्थात मानसूनी प्रकार, इस तरह से जो है बांटा हुआ है कोपेन ने। वहीं पर त्रिवार्था ने उत्तरी बिहार को CAW, सी कैपिटल में, A स्मॉल में, W स्मॉल में, दक्षिणी बिहार को त्रिवार्था ने AW में बांटा है। वहीं थॉर्नवेट ने उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र अर्थात अगर आप ये बिहार को देखें, ये बिहार का मैप ले लें तो ये उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र, ये आप पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज वाला क्षेत्र बोल लें, इन क्षेत्रों को जो है C कैपिटल में, B उसके बाद एपोस्ट्रोफी S और W इस तरह जो है बांटा हुआ है और शेष बिहार को CAW में बांटा हुआ है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। कोपेन के बारे में पूछा जा चुका है और संभावना है कि अन्य के बारे में भी पूछ लिया जाएगा। अगला है कि बिहार की हम लोग जलवायु देखे विभिन्न भूगोलवेताओं ने, लेकिन बिहार में जो विभिन्न ऋतुएं भी हैं और बिहार की विभिन्न ऋतुओं को जो है ज़्यादातर बुकों ने 4 भागों में बांटा है, जबकि आप एडुटेरिया में देख रहे हैं 3 ऋतुएं जो हैं बताई गई है, लेकिन ज़्यादातर आपको दिखेगा कि 4 ऋतुएं बिहार में है। तो हम जो है एडुटेरिया को साथ साथ एक अन्य जो ऋतु है उसको भी चर्चा कर लेंगे। तो पहला जो है ग्रीष्म ऋतु है, जिसको कि मार्च से लेकर मई तक जो है इंडिकेट किया गया है। वहीं आप देखेंगे जो मई और जून, उसके बाद जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि वर्षा ऋतु के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, इसको जून से अक्टूबर के रूप में इंडिकेट किया गया है। और लौटती मानसून जिसको कि यहाँ पर देख रहे हैं आपको शीत ऋतु के रूप में किया गया, ये अक्टूबर और नवंबर में जो है ये है। उसके बाद एक है शीत ऋतु और एक शीतकाल के रूप में जो है ये किया गया है, वो है दिसंबर से फरवरी तक। तो इस तरह आप देखेंगे ये जो है दिसंबर से फरवरी तक शीतकाल, इसको जो है एडुटेरिया में नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग चर्चा कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्मकालीन मौसम, ये जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। अतः यह मार्च से मध्य जून की स्थिति में होती है और ये जो है ग्रीष्म काल को लाती है बिहार में। और मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं और इन गर्म हवाओं को जो है लू कहा जाता है बिहार में। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस औसत रहता है। सबसे गर्म स्थल जो है ये बिहार में 47 डिग्री सेल्सियस जो कि गया है, ये पूछा भी गया है, याद रखेंगे आप लोग। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी के रूप में भी जाना जाता है।
तो इसको प्री मानसून भी आप बोल सकते हैं। अगला है दूसरा वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु को ही जो है बोला जाता है क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून काल या दक्षिण पश्चिम मानसून। और दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है मध्य जून से मध्य अक्टूबर के बीच के समय में बिहार में वर्षा ऋतु माना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई और अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे और ये पूछा भी जाता है कि कब जो है किस समय किस डेट को जो है मुख्य रूप से मानसून प्रवेश होता है। तो पूर्वी क्षेत्र में जो है बिहार के वो 7 जून को इंटर करता है मानसून, जबकि पश्चिमी बिहार की बात करें तो 15 जून को जो है ये प्रवेश करता है मानसून बिहार में। ये डेट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वहीं औसत वर्षा की बात करें बिहार में तो औसत वर्षा बिहार में 112 सेंटीमीटर होता है। और वर्षा जो है 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा ये किशनगंज में हुआ था 215 सेंटीमीटर। वहीं बिहार में दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। और सबसे कम वर्षा की बात करें तो सबसे कम वर्षा जो है जहानाबाद में होता है 57 सेंटीमीटर। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा होता है उत्तरी भाग में, और इसका कारण भी आपको जो है बता दें कि उत्तरी भाग में इसलिए ज्यादा वर्षा होती है क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आती है वो मानसून इसके जो है निकटतम होती है, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती है पश्चिम की ओर तो ये जो है कमजोर होती चली जाती है। यही कारण है कि उत्तरी बिहार में और उत्तरी बिहार के पूर्वी क्षेत्र में ज्यादातर बारिश होती है। अब हम लोग जो है देखते हैं अगला जो ऋतु है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी का जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी का काल, और ये काल जो है आपको अक्टूबर और नवंबर में जो है देखा जाता है। और अक्टूबर नवंबर में जो है क्या होता है आप देखेंगे, ये मान लीजिए बिहार का मैप है तो अब जो है मानसून लौटने लगती है क्योंकि हवाएं जो है अब क्या होती है विपरीत दिशा में चलने लगती है। अगला है शीत ऋतु, और शीत ऋतु जो है ये होता है आपको दिसंबर से फरवरी तक। इस माह में मानसून जो है बिहार में दिसंबर से एवं जनवरी माह में सर्वाधिक ठंड होती है, और सर्वाधिक ठंड वाला जिला ये गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी की फसल दैट मीन्स गेहूं के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक भी हो जाता है। अब हम लोग आते हैं बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को देख लेते हैं। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो 3 वर्गों में कृषि जलवायु क्षेत्र को बिहार में बांटा गया है। ये है जो है, और इस 3 वर्ग को फिर तीसरे वर्ग जो है उसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो उसको हम लोग मैप के माध्यम से और जिलों को जो है एक एक कर देख लेते हैं क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी जो है पूछे जाने की संभावना है। तो ये जोन जो है कौन है, जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन
थर्ड, ये पूरा दक्षिणी बिहार जो है जोन थर्ड के अंतर्गत आता है, और जोन थर्ड में जो है आपको आता है उसको ए और बी में बांट दिया गया है। तो पहले जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। जोन फर्स्ट में आप देख रहे हैं चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, ये जिले आते हैं। आपको जिले का नाम भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कौन सा जिला जो है जोन ए में नहीं है या जोन एक में नहीं है। वहीं जोन 2 की बात करें तो जोन 2 में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार आता है। और वहीं जोन 3 में देखें तो जोन 3 में जो है ये जितने भी दक्षिणी बिहार के जिले हैं सारे जिले आते हैं, लेकिन जब इसको जोन 3 का ए और 3 का बी में बांटा गया है तो जोन 3 के ए में जो है मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय और शेखपुरा आता है, जबकि जोन 3 के बी में बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिला आता है। तो इसको जो है आप मैप पर एक बार पॉज करके देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं, आगे संभावना है कि पूछा जाएगा, और बिहार एसआई में भी संभावना है कि पूछ ले, बीपीएससी में पूछा गया है। अब हम लोग जो है विभिन्न जोनों को में कितने जिले हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो जोन फर्स्ट की बात करें तो इसमें जो है टोटल 13 जिले हैं, जिसमें कि हम ऊपर जैसे बता चुके हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले हैं। इसकी विशेषता है कि इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो 104 से 145 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है और मुख्य फसल जो है यहाँ गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का जो है यहाँ की मुख्य फसल है। वहीं जोन 2 की बात करें तो जोन 2 में जो है 8 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा जिला आता है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर होता है और मुख्य फसल जो है जूट, धान, चाय, मक्का आदि है। जहां तक चाय की बात है तो चाय कहां पर बिहार में होता है? किशनगंज में होता है, ये आप लोग याद कर लेंगे। किशनगंज में चाय होता है। जूट जो है आप कटिहार और पूर्णिया में होता है। धान जो है ज्यादातर भागलपुर और बांका में होता है। और मक्का की बात करें तो मक्का आपको खगड़िया और भागलपुर के नवगछिया साइड जो है और पूर्णिया में भी होता है। तो ये जो है ये मुख्य विशेषता है जोन 2 की। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जोन कृषि जोन में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बिहार के जो है दूसरे जोन में सर्वाधिक वर्षा जो है औसत वर्षा होती है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जोन 3 के ए की बात करें तो इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जिसमें कि भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय आता है। और इसकी विशेषता ये है कि इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर होती है और यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि है। और जोन 3 इसके अंतर्गत जो है 11 जिले आते हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा जो है और इनकी भी मुख्य विशेषताएं यही सब है। तो ये जो है आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। कृषि से संबंधित विशेषताएं भी ये भी जो है पूछा जाता है। तो ये था आपको जलवायु बिहार की। अब जो है हम लोग कल पढ़ेंगे बिहार की
नदियां, बिहार की नदियां जो है आज हम इंक्लूड कर लेते, लेकिन वो चैप्टर थोड़ा बड़ा है और उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने सोचा कि उसको एक चैप्टर में रख लें। इसको जो है जलवायु वाले चैप्टर, ये शॉर्ट चैप्टर ही इसको रखें, शॉर्ट वीडियो ही रखें। लेकिन हमने इसमें जो है करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज का है। तो पहला करंट अफेयर्स है, ये है पूर्वी पढ़ार। तो पूर्वी पढ़ार क्या है, ये पहले जान लें। पूर्वी पढ़ार जो है एक नौसेना का, सॉरी नौसेना का नहीं, सेना का जस्ट अ मिनट, सेना का संयुक्त अभ्यास है। जब हम संयुक्त अभ्यास कहते हैं तो इसका अर्थ ये है कि इसमें जो है नौसेना, थल सेना और वायु सेना तीनों जो है भाग लेती है। ये पूर्वी पढ़ार हो कहाँ रहा है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है, और ये 10 से 18 नवंबर के बीच किया गया है। इसमें जो है तीनों सेवाओं के कर्मियों ने, दैट मीन्स नौसेना, थल सेना, वायुसेना ने हिस्सा लिया है। पूर्वी पढ़ार क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, खास करके इस तरह के जो है आपको प्रश्न एसएससी में ज्यादा देखने को मिलेंगे। डेनमार्क की जो है विक्टोरिया कजेर थिलविंग, इनको 2024 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में चुनी गई हैं। दैट मीन्स कि इनको मिस यूनिवर्स का ताज 2024 का जो है विक्टोरिया थिलविंग को मिला है, और ये जो है डेनमार्क की अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में पहली जीत है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ये जो है प्रतियोगिता हो कहाँ रहा था, तो ये प्रतियोगिता मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी एरिना में आयोजित किया गया था, और ये 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, जिसको कि इन्होंने डेनमार्क की जो है जीती है। और भारत की ओर से रिया सिंघा जो है भाग ली थी, जो कि 30वें स्थान पर रही थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इससे पहले 1969 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को जो है यह सम्मान दिया गया था, मतलब विदेशी के रूप में अगर जो बोले तो। ये सम्मान का नाम क्या है, तो सम्मान का जो है नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर जो है ये सम्मान है, और इसको नाइजीरिया की राष्ट्रपति जो है हीला अहमद तिनुबू, क्या नाम है, हीला अहमद या होला अहमद तिनुबू, ये जो है इन्होंने प्रदान किया है ये सम्मान नरेंद्र मोदी को। इससे पहले जो है पीएम को बहुत सारे सिविलियन अवार्ड विभिन्न देशों ने दिया है, वो एक जगह है, आप लोग जो है पॉज करके पढ़ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और करंट अफेयर्स में जो है हम बता चुके हैं, एक और जो है वेस्ट इंडीज का देश, वेस्ट इंडीज का देश जो है उसने
इनको नरेंद्र मोदी को एक सम्मान दिया है, अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। ये जो है हाल ही में 2-3 दिन पहले दिया गया है। अगला जो है करंट अफेयर्स है, ये है लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है परीक्षण भारत ने किया है। और ये मिसाइल जो है 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार कर सकता है। और इसकी रफ्तार जो है 6174 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना जो है ज्यादा है इसकी स्पीड। और यह अधिकांश वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम, तेज रफ्तार की वजह से रडार के भी पकड़ में नहीं आती है। और इसकी एक और खासियत है कि यह जो है मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर से लैस होता है। आपको यहाँ पर ये बता दें, क्रूज मिसाइल जो है क्या होता है, क्रूज मिसाइल आप सीधा गया और ये जो है वर्टिकल इस तरह से जाता है। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये कर्व बनाकर जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मोटे मोटे मुख्य अंतर जो है आपको बताए। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसा करने वाला विश्व का जो है 5वां देश भारत बन चुका है। इससे पहले जो है सिर्फ 5 देशों के पास ये क्षमता है। और ये 5 देशों में जो है कौन कौन है, चीन है, रूस है, यूएसए है, उसके बाद फ्रांस है, ये 4 देश। और 5वां देश जो है भारत हो गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला जो है करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स है कि कोलकाता में जो है ब्रिटिश खिताब जो है, जो कि शतरंज का एक खिताब था, ब्रिटिश खिताब, इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन जो है इस खिताब को जीत लिया है। आपको बस इतना ही याद रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स जो है इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।